श्रोताओं नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का, और आज इसकी 101वीं यानी 101st जो एपिसोड था वो प्रसारित किया गया। आज के इस मन की बात कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी को। जाने माने रंगकर्मी हैं और विदेश में भारत के सांस्कृतिक राजदूत रह चुके हैं। बलवंत ठाकुर साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज 101वां एपिसोड था मन की बात का, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पिछले एपिसोड का रिस्पॉन्स किस तरह से रहा पूरी दुनिया में उसके साथ की। और देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री का अपने देशवासियों और विदेशियों के लिए भी ये कार्यक्रम है मन की बात का, जिसमें वो लोगों के मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एकता हम कहें, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, जो रेडियो के माध्यम से शुरू हुआ, और रेडियो जो कि जन जन के दिल की धड़कन हुआ करती थी, आज रेडियो के दिल की धड़कन मन की बात बन चुका है। तो इस कार्यक्रम को, जुड़ाव को, जोड़ने को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। मैं सोमे में भी था, वहाँ पे मैं मतलब यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम राजभवन में हुआ था। उसके बाद आज जब का एपिसोड जब हुआ, मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक था। प्रधानमंत्री जी ने एक रेफरेंस दिया कि विदेशों में कहाँ और टाइम जोन मतलब सही है कि मैं 4 साल तक विदेश में था और 2 देशों में विशेष रूप से। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसी कार्यक्रम को भी देखता था, मतलब इन एडिशन टू मेरे जो अपने और चीज़ें थी। तो ये मन की बात का प्रसारण हम लोग ये प्रसारण करते थे, और इंडियन डायस्पोरा के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते थे। लेकिन खूबी ये थी कि उस कार्यक्रम में इंडियन डायस्पोरा के अलावा भी लोग आते थे। जैसे मैं साउथ अफ्रीका में था तो साउथ अफ्रीकन आते थे सुनने के लिए, यू वोंट बिलीव, जो थोड़ा थोड़ा हिंदी में इंटरेस्ट रखते थे, और कई बार बहुत सारी चीज़ों के नोट्स बना लेते थे। तो हमसे बाद में पूछते थे कि इसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। हम लोग उसमें उनको अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी सुनाते थे। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ से साउथ अफ्रीका का 4 घंटे का फ़र्क है। तो हम लोग तो सुबह 7 बजे हमें 7 बजे के कार्यक्रम के लिए जाहिर है 5 बजे से आपकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, और कई बार सुबह हो रही होती थी। तो ऐसे समय में हमने, और जिस तरह उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया, ये बहुत मुझे लगता है कि अब तो मैं वहाँ नहीं हूँ, और अब जितने हमारे मिशंस हैं पूरी दुनिया में, और जो लोग इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया का कार्यक्रम बना रहे हैं, मतलब देखिए हमारे 200 से ज़्यादा मिशंस हैं विदेशों में, और वो सभी लोग इस कार्यक्रम को एक ना सिर्फ भारत तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया का कार्यक्रम बना रहे हैं। और ये कार्यक्रम 100 के बहुत पहले से ही, 100 अब तो 101 हो गए, बहुत पहले से ही मैं उसका साक्षी हूँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सुनने वाला कार्यक्रम पूरी दुनिया में कोई हो सकता है। ये सबसे बड़ा एक ब्रॉडकास्ट है जिसको अब तो लोग इतनी रुचि से सुन रहे हैं। मैं आपको सबको पता है, भारत में तो स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जितने भी मतलब सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज ने बहुत ज़्यादा इसको मतलब बढ़ चढ़ करके पंचायत स्तर पर भी, अरे गांव में सर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा करके, और पूरा गांव सुनता है। आपको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये विदेशी इम्पैक्ट मैंने आपको सुना दी कि विदेशों में तो इतना ज़्यादा है कि लोग, मतलब मैंने साइडलाइट्स पे देखा है, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, किस तरह, देखिए किस तरह की सोच है ये, कितने मतलब समय से कितने आगे की सोच है कि देखो किस तरह से पूरे भारत को, पूरी दुनिया को अपनी बातों से, अपनी मन की बातों से जोड़ना है, उनकी मन की बातों को जानना है, और उनकी मन की बातों को फिर पूरे प्रसारित करना। जैसे आपने अभी बड़ी काव्यात्मक ढंग से आपने अभी इसका व्याख्यान किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब आज सुन करके तो इतनी खुशी, मुझे यूँ लगा कि जैसे इतनी मेहनत जो मैंने 4 साल विदेश में की थी इस कार्यक्रम को चलाने की, उसका एक प्रमाण भी, और इस कार्यक्रम को चलाने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ साक्षात कर रहे हैं। और ठाकुर साहब, भारत की अगर हम बात करें, एक भारतीय होने के नाते जो हमारी मूल सोच है, एक जिसको रवैया बोलते हैं, वो है सभी को एक साथ लेकर चलने वाला। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये हमारा संदेश है। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया तो एक परिवार है, कोई अलग नहीं, कोई बेगाना नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम सभी को एक समझते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हम सुना करते थे कि भारत कभी एक विश्व गुरु हुआ करता था, दुनिया भारत की तरफ देखती थी, कोई सीखने की गरज से यहाँ आया करता था, कोई लूटने की गरज से यहाँ आया करता था, कोई कुछ हासिल करने की गरज से यहाँ पर आया करता था। तो आज मन की बात से जैसे दुनिया जुड़ रही है, एकजुट हो रही है पूरी दुनिया, तो ये भारत के लिए कितनी बड़े सम्मान की बात है, कितने गौरव की बात है।
देखिए, सब जानते हैं, मैं ये नहीं कि मैं कहूँगा तो उससे एक वो प्रमाणित होगा। भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया को दिशा दी। ये अलग बात है कि बाद में स्थितियाँ बदली और समय हर फेज आता है, पर जितना हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल विजडम हमारे पास है। और विश्व गुरु किस बात के लिए, अगर आप स्वामी विवेकानंद को ठीक से पढ़ें और वो उनका शिकागो एड्रेस से, मतलब मुझे लगता है कि वो वहाँ से हमारा एक्सपोजर शुरू हुआ है। पूरी दुनिया को भारत के बारे में, जब भारत जिस तरह से कैटलिस्ट बन करके पूरी दुनिया में छाया हुआ था, उसका लोगों को, खास तौर पे जो विदेशी और अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, उनका कनेक्ट उन्होंने शुरू किया। और उनके भाषण की ओपनिंग ही देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन ना कहकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितनी डाइवर्सिटी भारत में है, जितना मतलब कल्चरल कहो, रिलीजियस कहो, को एग्जिस्टेंस की हम लोग पूरी दुनिया जो है मिसाल देती है। मैं जब यहाँ पे ICCR का रीजनल हेड था, तो उस समय हमारे पास एक स्कीम होती थी, एक अति विशिष्ट हमारा एक गेस्ट आते थे जिसको वेरी वेरी एमिनेंट हम लोग इंटरनेशनल पर्सनालिटी को लाते थे और आमंत्रित करते थे उनको, वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शंस वगैरह करवाते थे। तो उस सिलसिले में एक बार हमने ग्रैंड मुफ्ती ऑफ रिपब्लिक ऑफ सीरिया को बुलाया जी। एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने कश्मीर में मतलब उनके कार्यक्रम करे, कश्मीर में उनके इंटरेक्शंस करवाए। सबको ये एक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्या इस्लाम पे क्या बोलेंगे और चीज़ों पे क्या बोलेंगे। और उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक बात थी कि अगर दुनिया में किसी ने जीना सीखना है, अगर दुनिया को हम लोग चाहते हैं कि एक बहुत मतलब एक दुनिया में हार्मनी बनानी है, दुनिया में एक भाईचारा बनाना है, अगर पूरी दुनिया को एक बड़ा पीस में रहना है, हम सब अगर शांति चाह रहे हैं जी, तो एक देश है जिससे हमें सीखना है, वो है भारत जी। भारत का इतिहास देखें, भारत की सोच को देखें के, और जिस तरह भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया जी। भारत कभी भी किसी देश पे अपने वो क्या कहते हैं औजार लेकर के और वो एक दबदबा बनाने की कोशिश नहीं, हमारे ऊपर हमारी जमीन को बाकी वालों ने छीना होगा, लेकिन हमने किसी की जमीन नहीं छीनी। एक चीज, भारत से कोई भी आपने ऐसा कोई मिशन नहीं देखा जो जाकर के दूसरे देशों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहा हो। अब चूंकि आ गया सोशल मीडिया का युग, आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग, आ गया जंगल में मोर नाचा किसने देखा नहीं है। अब भारत की सोच का प्रचार प्रसार, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा मन की बात के माध्यम से उठाया है, मुझे लगता है हम लोग जो है अपनी बात, अपने देश की बात, अपने हमारे देश का जो विजन है, हमारी कंट्री का जो विजन है, उसके बारे में बहुत अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स जो है लोगों को सचेत किया है। मैं आपको, चूंकि मैं विदेश में रहा हूँ, ना सिर्फ कि कुछ 2 देशों में, बल्कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग। मैं तो 2012 में 100 मुल्क क्रॉस कर लिए थे, तो उसके बाद गिनती करना बंद कर दी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का जो मान सम्मान विदेशों में है, उसका कोई मुकाबला नहीं जी। आप अगर 1000 लोग खड़े हैं और उसमें 2 भारतीय होंगे, अगर कहीं कोई कहता है लाइक सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब जैसे ही आप कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, जो व्यक्ति आपको मिलता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, चमक उठती हैं जी, जी, जी। इतना आदर, इतना मान, इतना सम्मान हमारा है। तो ये सब क्यों है? मुझे लगता है आज से पहले शायद हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचवा नहीं पाए जी। भारत के लोगों की सोच, भारत की अपनी सोच, भारत का अपना विजन जो एक को एग्जिस्टेंस की बात करता है, कोई मतलब तोड़ने की नहीं, दुनिया को अपने साथ जोड़ने की बात करता है, जिसका इतना प्रचार प्रसार बढ़ा है, उसके साथ साथ ही भारत की इज्जत, भारत का मान भी बढ़ा है जी। ठाकुर साहब, आपने बात की कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी सोच के लोग हैं जो बांटना चाहते हैं या तोड़ने में यकीन रखते हैं, और कहीं ना कहीं हम तो ये जानते हैं और सुनते आए हैं कि भारत विविधता में एकता का देश है दुनिया में, लेकिन यहां भी कुछ तत्व ऐसे आए जो उस विविधता के नाम पर देश को बांटना शुरू हो गए। हाल ही में हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया, बहुत बढ़िया उसका असर, और आज प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया। मैं चाहूंगा, क्योंकि आप भी इससे जुड़े रहे, कला से, संस्कृति से, रंगमंच से आप जुड़े रहे हैं, और इसमें भी एक भारत श्रेष्ठ भारत को कामयाब बनाने में आपका योगदान भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने काशी तमिल संगमम का जिक्र किया, फिर सौराष्ट्र तमिल संगमम का, और काशी तेलुगु संगमम की उन्होंने बात की, और युवा संगमम विशेष तौर पर, और जिन बच्चों से, जिन युवाओं से उन्होंने बात की जो नॉर्थ ईस्ट से, राजस्थान से किसी से मिले, और वहां उन्होंने क्या अपनापन पाया। मैं चाहूंगा कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत और ये जो संगमम है अलग अलग राज्यों और प्रांतों के बीच, उनके बारे में बताइए कि वो क्या रोल अदा कर रहे हैं भारत को एकजुट करने में। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, बहुत बड़ा विजन है। वो सिर्फ वो युवा संगम तक सीमित नहीं है। मैं एक कार्यक्रम का हिस्सा भी रहा, उसमें सांस्कृतिक संगम भी है। उस सांस्कृतिक संगम के तहत हम जम्मू से, मेरा एक प्रसिद्ध नाटक है घुमाई, आपने सुना होगा,
एक दुनिया भर भारत में श्रेष्ठ भारत के तहत चुना गया जी। और हम यहाँ से लेकर के तमिलनाडु में उसको ले गए थे। जी। ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान से ये शुरू किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अब तो देखिए क्या सोच है भाई, मैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है जान के कि हमने देखो उनको पता है कि युवा जी ये आने वाले समय के हमारे लीडर्स हैं, ये आने वाले समय के हमारे टॉप प्रोफेशनल्स होंगे, ये देश तो इन लोगों ने चलाना है। अगर इनको हम लोग संगठित नहीं करेंगे, इनका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इनको हम लोग आपस में वो देखिए ना, भारत एक तो तब बनेगा जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की कला, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान ये नहीं देखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि वो एक युवा संगम नहीं बन पाएगा। और मैं वो सुन रहा था अरुणाचल से ये हुए जो युवा है उसकी बात सुन रहा था, तो कितनी मतलब कितना बड़ा लर्निंग है। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि आप विदेश में घूमते रहते हैं, आपको क्या मतलब लगता है कितना अच्छा रहता है। मैंने कहा यार सबसे पहले भारत में तो घूम लें। जी जी जितनी विविधता हमारे पास है, जितना डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में, हम तो बहुत सारी चीज़ों के लिए नंबर 1 आबादी और के मुझे लिए नहीं लगता दुनिया में कोई एक वाहिद ऐसा मुल्क होगा जिसमें इतनी डाइवर्सिटी होगी। चाहे वो मौसम को लेकर आप बात कीजिए, -0 का तापमान भी है और 50 डिग्री तापमान भी एक ही समय में होता है, एक ही समय में होता है। तो खान पान की बात कर लीजिए, सोच की बात कर लीजिए, और अब तो भारत जो है युवाओं का देश है। अच्छा, एक चीज़ ठाकुर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि युवाओं को इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका कुछ ही युवाओं को मिलता है। देखिए मैं बोलना चाहूँगा, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, मैं समझता हूँ ये संदेश पूरे भारत में गया है, क्योंकि इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तो उन्होंने बताया कि कहाँ करना है, कैसे किस तरह से जाकर के आपने गूगल पे जाकर के उसको सर्च किया, फिर जाकर के आपको एक पोर्टल मिला, उस पे आपने अप्लाई किया। तो मुझे आज ही लग रहा है कि आज पूरा दिन शायद अधिकांश युवा जो है इसी काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं है। और ख़ास बात ये है, ठीक है, उन्होंने बताया कि मतलब इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने 1200 युवाओं को अभी तक, कोई 22 हमारी जो रियासतें हैं उनमें आने जाने के लिए दिया, लेकिन अब मुझे लगता है इसका नंबर 2200 से कई हज़ारों में जाएगा। और बहुत बड़ा मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट होना, और वो जो युवा जहाँ गए थे उनका आना। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री सीधी बात करते हैं सबके साथ, अपने मन की बात करते हैं, और फिर फ़ोन से द्वारा मतलब देखिए किसी भी दुनिया में कोई भी मतलब जो प्रीमियर है देश का, वहाँ तक एक्सेस आम आदमी का नहीं हो पाता। ये जो भ्रम 75 साल पहले से या उससे भी पहले से हमारे पास रहा, अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने तो खैर बहुत ही बड़ा दिया कि हम लोग ये लोग अप्रोचेबल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री तक आपका पहुंचना सपना हो सकता है, लेकिन आप उनसे बात कर पाएं ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भ्रम तोड़ दिया। अब मतलब ये सिर्फ ये नहीं था कि अरुणाचल का बच्चा या बिहार की बच्ची जो है किसी से बात कर रही थी, ये बात नहीं है। ये सारा जितना युवा वर्ग है वो बात कर रहा है। ये उन सबको एक मतलब अपने आप में एक ऐसा प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं यार, नहीं ये मुश्किल नहीं है, आप भी ज़रा कोशिश करें, आप भी कोई एक थोड़ा सा हट करके कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, कुछ नया कार्यक्रम, नई सोच लेकर के आएँ, तो आप भी प्रधानमंत्री जी की नज़रों में आ सकते हैं और आपको भी इस तरह का मौका मिल सकता है जब आप यहाँ मतलब मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ जहाँ भी कोई अच्छा काम कर रहा है, देखिए उन्होंने वो चलते चलते एक मतलब एक जिक्र वो भी किया जिसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी। मुझे लगता है जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो अब लोगों तक पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री जी उसको पूरी तरह से जो है वो एक मान्यता भी देंगे। ऐसा हम लोग जब हम युवा थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हमें ऐसा मौका नहीं मिला। आज का युवा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है कि वो प्रधानमंत्री तक एक्सेस कर सकते हैं। हमारे समय ये था कि हम लोग जितना मर्जी काम करते थे लेकिन उसकी विजिबिलिटी नहीं थी। अब ये नया जो दौर है इसमें विजिबिलिटी बहुत है और एक्नॉलेजमेंट भी है और मतलब सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। जी, देश में नेता होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, आम जनता होती है, विद्यार्थी होते हैं, और प्रधानमंत्री ने तो आते ही कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। और उन्होंने
सभी जो ब्यूरोक्रेट थे या सरकारी मुलाजिम जो भी थे, सभी को ये बताया है कि आप लोगों की सेवा के लिए हो। प्रधानमंत्री अपना रोल निभा रहा है, मिनिस्टर्स अपना रोल निभा रहे हैं, राज्यों में जो लोग हैं वो अपना रोल निभा रहे हैं। हम सारे देशवासी, चाहे हम आम नागरिक हैं या फिर किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारा योगदान देश के लिए है। स्वच्छता अभियान की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर ये संदेश देते हैं कि सफाई रखना, स्वच्छता हम सबके लिए है, अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए है। और जैसा आपने कहा कि जो भारत को जान गया, समझो वो दुनिया को जान गया। तो आज प्रधानमंत्री ने म्यूजियम्स का जिक्र भी किया, और म्यूजियम्स हमारे इतिहास का जो सुनहरी इतिहास है, इतिहास के उतार चढ़ाव है, उन सब का प्रतिबिंब होते हैं वो। तो म्यूजियम्स के प्रति युवाओं में शौक कैसे होना चाहिए, कैसे बढ़ाया जा सकता है, और म्यूजियम हमें अपनी जड़ों से जोड़ के रखने में क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में क्यों, हम कई बार कुछ चीज़ों के लिए वो लोग हमसे आगे हैं जी। विशेष रूप से जब मतलब मैं कई बार कई मंचों पे इसका जिक्र कर चुका हूँ। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि लोगों के मतलब यूरोप में लोगों ने घर में अपना फैमिली म्यूजियम बनाया होता है। जी। जब आप जाएंगे उनके घर में तो एकदम से कार्नर होगा, तो आपको लेकर के बड़े शौक से लेकर के जाएंगे। लुक एट माई ग्रैंड पा, उनकी स्टेक, उनका कोई सिगार वाला, वो कुछ और चीज़ें उनकी संजो के रखी होती है। ये हमारे यहाँ ये था कि इस तरफ रुझान नहीं था। और इससे पहले भी मतलब मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दशक में म्यूजियम्स का बहुत सारे म्यूजियम्स अब आए हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में किया। किया। जम्मू में भी लोगों के पर्सनल म्यूजियम हैं, 2-4 को तो मैं जानता भी हूं। ये अब लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन और इतिहास को संजोना, संवारना, रखना और पोस्टेरिटी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि म्यूजियम एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने इतिहास को जान पाते हैं, अपनी जितनी आपकी जो एक विजिबल वेल्थ है वो आपको मतलब उसमें मिलती है। मैं इसी से पता मतलब आप कहेंगे कि मैं बात से हट रहा हूँ। हमारे जम्मू के लोगों को यही पता नहीं है कि कोई दुनिया का ऐसा म्यूजियम नहीं है जहाँ हमारी जो चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला, वो नहीं है। जी। मैं एक बार स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख में किसी म्यूजियम में गया और मेरा मतलब वहाँ एक कार्नर है, पूरा कार्नर है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो हम लोगों को, हमारे यहाँ दीवारों पे थी, हमारे यहाँ घरों में भी लोगों के पास थी। हम लोगों का ऐसे महल हैं जहाँ पर वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है। इतिहास को किस तरीके से आप रोम में जाएंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे संजो के रखा है। अभी मैं आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को अपील करना चाहता हूँ कि जो तो हमने खो दिया वो खो दिया, उसको हम लोग फिर से रिट्रीव नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा खुचा है अभी भी समय है बचा के रखें। क्योंकि अब दुनिया का नेक्स्ट टूरिज्म जो है वो म्यूजियम बेस्ड है। जी। जहाँ जिस जगह पे, ये ठीक है नेचुरल ब्यूटी हमारे प्रदेश की है, ये सब मानते हैं, लेकिन सब लोग खाली नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं आएंगे, लोग और बहुत बड़ी सारी चीज़ों के लिए आएंगे, जिसमें म्यूज़ियम एक बहुत बड़ा आकर्षण हो सकता है। और जम्मू के पास बहुत बड़ा खजाना है, प्रोवाइडेड हम लोग उस लेवल पे कर पाएँ। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने म्यूज़ियम्स की इंपॉर्टेंस को लेकर के बात की, उन्होंने ये भी कहा कि मैं गिनने लगूंगा तो हो सकता है पूरा दिन ही लग जाएगा, इतने सारे म्यूज़ियम्स नए अब उभर के सामने आ रहे हैं। तो म्यूज़ियम में जाना, म्यूज़ियम्स में जाकर के सीखना, अपने आप को, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये आज उन्होंने जिस तरह से उसके जिक्र किया, उससे मुझे लगता है कि एक नया रुझान और पहले भी है, लेकिन और ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई करेगा। और हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी जड़ों से दूर होते गए, सो कॉल्ड जिसको हम आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, हालांकि वो आधुनिकता नहीं थी, बल्कि हमें अपनी जड़ों से दूर लेने की और तबाही की तरफ ले जाने की है। अगर हम देखिए अपने पुराने लोग जो हमारे होते हैं, हम तालाबों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ठीक है, और हम कहते थे कि नदी को गंदा नहीं करना है, लेकिन आज देखिए हमारे देश की नदियाँ कितनी प्रदूषित हैं। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे थे हम, तो प्रधानमंत्री ने 75 सरोवर हैं, उनके संरक्षित करने, उनको संवारने, उनको साफ रखने का हर जिले में, हर राज्य में ये करने का बीड़ा उठाया। तो अपनी जो दादी नानी कहा करती थी या माँ कहा करती थी कि हमें नदी को गंदा नहीं करना, ये देवी है या माता है, जो भी हमारी आस्था उसके प्रति थी, ये कितना ज़रूरी है कि अगर हम उन चीज़ों को ही मानते रहते तो हम तबाही की तरफ नहीं जाते। मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या था, मगर हम लोगों को मुझे लगता है उसके का थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या बात थी कि हम लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दी, अपनी संस्कृति छोड़ दी, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें हमारा मतलब रुझान कम हो गया, उससे सब बिगाड़ा हुआ है। आप जम्मू डिवीज़न
ओरिजिन देख लीजिए, दादी दादी दादा, नाना नानी डोगरी में बात करते हैं। हमारी जनरेशन दोनों हम मल्टीलिंगुअल हैं, है ना, और हमारे से आगे वाली जनरेशन जो है उन्होंने पूरी तरह से अपनी भाषा छोड़ दी है। ये जो ट्रेडिशनल विजडम था, जिसका इतना खजाना हमारे पास था, वो क्या हुआ कि ब्लॉक हो गया एक स्टेज पे आकर के। और वो जो सारे रिचुअल्स में, मुझे पता नहीं क्यों कई बार मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ, सबको बताता रहता हूँ कि यार देखिए कितनी सारी हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो एक ट्रेडिशनल विजडम में बहुत बहुत साइंटिफिक है। आप क्यों अपने आप को मतलब पता नहीं एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है कि अगर मान लो आप उन चीज़ों में विश्वास करते हैं, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ग्राही कहेंगे। आपको ये पता है कि हालांकि गांव वाला होना तो एक फख्र की बात है कि अरे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप गांव वाला अपने आप को कौन नाम है, विलेजर, तो आपको ऊपर देखना शुरू करता है क्योंकि सबसे अमीर आदमी होता है। उसके बाद वो बड़े मतलब कुदरती वातावरण में रह रहा होता है, और शहर वाला मतलब पोल्यूशन वाला आदमी है ना, किसी बक्से में रह रहा है, हाँ, मतलब उसकी कोई लाइफ ही नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं। हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स बेचा गया, आई सपोज पता नहीं कैसे कूट के बहुत सारे लोगों से, जैसे अंग्रेजों ने अंग्रेजी बोलने वाले को सुपीरियर बताया और हिंदुस्तानी बोलने वाले को एक, ये बहुत पुरानी साजिश हमारे साथ हुई है, जबकि हमारी भाषाएं बड़ी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति बहुत साइंटिफिक है, हमारी चीज़ें, हमारे रिचुअल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ को लेकर के। जैसे आपने अभी जिक्र किया पानी की पूजा, इनका संरक्षण, और जितने स्रोत हैं उनको किस तरह से बनाए रखना। सब लोग, मैं आई स्टिल रिमेंबर गाँव में हमारे यहाँ जो पानी के स्रोत हैं उनकी पूजा की जाती थी, वहाँ जा कर के एक भंडारा दिया जाता था, सब लोग आते थे, उसको साफ किया जाता था, और एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता था, सब मिल करके साफ करते थे। आज सब खुद खत्म हो गया। सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार आएगी करेगी, सरकार कौन है? आप ही तो हो सरकार है, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार है। सरकार कोई के मायने नहीं होते कि कोई सरकार नौकर है और आप जो हैं वो ऐसा है। लेकिन आज जब जिस तरह से उन्होंने सरोवरों की बात की और ये कहा गया कि पानी की बात करें, तो पानी आने वाला समय है, किसी ने कहा है, प्रेडिक्ट किया है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा पानी के लिए होगा। पानी की कमी पूरी दुनिया में हो रही है, और इस सबको मतलब मुझे लगता है कि इस तरफ ज़रूर काम करना चाहिए। उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स की बात भी की कि किस तरह से लोग पानी को, और नए लोग जो आकर के जो है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि ये भी एक, और सबसे अद्भुत बात यह है कि जितने भी उन्होंने विषय आज एक उठाए वो बहुत ही बड़े महत्व के हैं। हर एक का रेलेवेंस मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि आई हैव बीन लिसनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये सब देखता रहा और सब मैं खुद भी 4 साल इसको देख रहा था। मेजॉरिटी मन की बात जो है मैंने सुने। देखिए आपने तो 101 आज बिल्कुल उस पर चर्चा कर रहे हैं, आज 101वां इंटरव्यू है इसी के ऊपर, तो मैं भी सुनता रहा हूँ, ये बहुत प्रेरणादायक है। मुझे ये कहना है कि मैं इसको एक आंदोलन लूँगा। ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में मन की बात एक आंदोलन के रूप में सामने आया है, और इसका एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट जो है, मैंने किसी को आज तक, बच्चों से भी बात करता हूँ, बड़ों से भी, बुजुर्गों से भी, बीच मेरा आदत है क्योंकि मैं एक लेखक भी हूँ, थिएटर से जुड़ा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो जब मैं पूछता हूँ, सब कहते हैं यार मन की बात ने ना सबकी आंखें खोल दी हैं और सबको जोड़ दिया है, और सबको एक भारत को जोड़ने में भी मन की बात का बहुत बड़ा रोल है। बातें तो बहुत हैं आज के इस कार्यक्रम में करने की, लेकिन समय उतना नहीं हमारे पास बचा है। लेकिन एक बात जो आज प्रधानमंत्री ने फिर से उसका जिक्र किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अटल जी ने उसमें जय विज्ञान को जोड़ा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके साथ अनुसंधान को जोड़ा है, क्योंकि तरक्की करना, आगे बढ़ना, नई चीज़ों का पता लगाना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे, अनुसंधान को या मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ हमें याद रखना है कि आधुनिकता के साथ हमारी प्रकृति, हमारा जो असलियत है, हमारी जो इतिहास है, या हमारा जो असलियत हमारी जो है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अंत में एक आज के मन की बात के सारांश के रूप में इस बात को आप किस तरह श्रोताओं से कहेंगे? ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी था एक जो नई कड़ी, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, और अब आ गया जय अनुसंधान। आज का जो युवा वर्ग समझे, जो आज की जो दुनिया है, जो आज की हम जो लोग हैं, हम लोग हर चीज़ को ऐसे ही मतलब नहीं, मतलब वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड।
और ये जब तक इसके साथ एक बड़ी सोच, एक बड़ा रिसर्च नहीं होगा, और तब तक रीज़न टू बिलीव नहीं हो सकता समाज को। और ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर नहीं होता, इसको शुरू नहीं किया जाता, तो बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास लोग नहीं करते। आज का युवा हो या कोई भी हो, किसी भी बात का ऐसे पहले किसी ज़माने में था यार ऐसा हो रहा है, सबको ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा कहा गया है तो सबको करना है। जी। अब ये ज़रूरी ऐसा नहीं है, नहीं अब ऐसा नहीं है। आपने कहा है वही, आप वो तो तब करेगा जब उसको आवश्यकता रीज़न टू होगी बिलीव उसको। होगा। और जी। रीज़न टू बिलीव तब होगा जब हम कुछ तथ्य सामने लेकर के आते जी। हैं, कुछ ऐसे डिस्कवरीज, कुछ ऐसे रिसर्च हम लोग उनके सामने पेश करते हैं, तब जा करके बनता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ, या जय अनुसंधान जो है, ये सारे जितनी इस कड़ी को चल रहा है, इसको और आगे ले जाने में मदद करेगा। क्योंकि आज की दुनिया हर बात में वैसे विश्वास नहीं करती जब तक उनके सामने तथ्य ना होंगे। जी। और तथ्य मिलते हैं हमें अनुसंधान से। जी। और अनुसंधान पे सबका, व्यक्तिगत रूप में भी और सोसाइटी के रूप में भी और सरकारों के रूप में भी, सबको उस पर जोर देना होगा, उसको प्राथमिकता देनी होगी। तभी जाकर मुझे लगता है कि कोई भी एक थॉट जब दुनिया में नहीं आती है, तब लोग उस पर विश्वास करना शुरू करें। जी ठाकुर साहब, अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे अनुरोध पर आपने हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए समय निकाला और आज के मन की बात पर बातचीत में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे 101 जो एपिसोड हैं उस पर बात करने का मौका आपने दिया। शुक्रिया।